हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर है हम हिंदी के एक मजेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के उन टॉपिक को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एकदम श्योर होते हैं कि हाँ, ये डेफिनेटली 100% आएंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक सेट में, दो में, तीन में, नहीं, सब की बात कर रहे हैं भैया। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं। तो ये मान के चलना भैया कि ये 100 में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे सबसे पहला भैया निबंध लेखन। ऑलरेडी हमने 3 से 4 निबंध करवाए हैं, तो आज के एक वीडियो में एक और निबंध हम जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है देखेंगे। उसके बाद भैया प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम कहानी को देखेंगे, और हम खंड काव्य जो होगा उसको भी देखेंगे, अपठित गद्यांश को भी देखेंगे, रस छंद अलंकार, और नेक्स्ट आपका हिंदी का पूरा व्याकरण। तो यूं समझना, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं 100 नंबर के पेपर में भैया, यहीं से आपके 45 से 50 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि ये आपका 9 नंबर का होता है, ये 6 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का, ये 6 नंबर का, और नीचे भी आपका 8 से 10 नंबर का। तो ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। चलिए रसगुल्लों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम निबंध देखेंगे, निबंध को देखेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय किसान समस्या और समाधान। तो भैया देखिए, हमने इसके पहले बेरोजगारी पर देख रखा है, भ्रष्टाचार पर भी देख रखा है, आतंकवाद पर भी देख रखा है, और महंगाई को भी। लेकिन आज हम समझेंगे भारतीय किसान समस्या और समाधान। तो कोई भी निबंध हो बच्चों, आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले भैया रूपरेखा हेडिंग बना लेनी है। क्या बनाएंगे? रूपरेखा। अब रूपरेखा में वो चीजें लिखी जाती हैं भैया जो आप इस निबंध के अंदर लिखने वाले हो। जैसे रूपरेखा में पूरा का पूरा आप क्या चीज दर्शाना चाहते हो, जैसे भैया प्रस्तावना लिखेंगे, फिर उसके बाद हम भारतीय किसान की समस्याओं को लिखेंगे, फिर उसके बाद समस्या का समाधान कैसे करना है, फिर उसके बाद उपसंहार लिखेंगे। तो ये हम इस निबंध के अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रूपरेखा में पूरा आपका एक स्ट्रक्चर होता है, और निबंध ढंग से अच्छे से जो टॉपिक आपको अच्छे से पता हो, याद हो, उसको बड़े ठंडे दिमाग से इत्मीनान से करना है। और वैसे भी भैया निबंध की बात कर ले तो हिंदी में ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो 9 नंबर कर देकर जाता है, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं इसके अलावा जो हिंदी में इतने ज्यादा नंबर देकर जाए। ठीक है, वो भाई गद्यांश पद्यांश की बात अलग है, लेकिन ये तो एकदम फ्री वाला नंबर होता है। चलिए, तो इस तरह से रूपरेखा लिखेंगे। अब भैया प्रस्तावना कैसे लिखेंगे? बस सुनना है, ध्यान से समझना है बच्चों, चीजें अपने आप आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। तो लिखेंगे बच्चों प्रस्तावना में कि भारतीय, मतलब जो ग्रामीण भारतीय सभ्यता के प्रतीक होते हैं, जो ग्रामीण भारतीय होते हैं वो सभ्यता के प्रतीक हैं, और भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं गांव से ही, मतलब गांव ही क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो गांव ही है। क्योंकि भैया अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा किस पर निर्भर होती है? तो ये गांव पर ही। वो इसलिए क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें तो भैया अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होने का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? किसान। ठीक है, क्योंकि किसान ही है जो दिन रात मेहनत के साथ काम करते हैं, और यहीं से पूरे भैया विश्व में हम बात कर ले, हर देश में इधर उधर अनाज फैलाते हैं। ठीक, यदि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो भारत का औद्योगिक जो स्वरूप है वो भी ग्रामीण किसानों पर ही निर्भर है। तो प्रस्तावना में एकदम ठोस ठोस वाली बातें लिखी जाती हैं जो एकदम टू द पॉइंट होती हैं। ठीक, अब उसके बाद हम हेडिंग हमारी दूसरी होगी किसान की समस्या या भारतीय किसान की समस्या। अब समस्याएं इनकी कई प्रकार की होती हैं, इस तरह से इसके अंतर्गत भी हमने हेडिंग बना लिया है, जैसे सामाजिक समस्या। अब भारतीय किसान की सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा परिवहन के साधनों की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके कारण भारतीय किसानों को अनेक परेशानियों का सामना
करना पड़ता है। जाहिर सी बात है भैया, गांव में आज भी मतलब कुछ गांव तो भैया डेवलप कर रहे हैं, बट कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, तो वहाँ शिक्षा की व्यवस्था उचित नहीं है, स्वास्थ्य की भी उचित व्यवस्था नहीं, मनोरंजन के साधन नहीं, परिवहन में भैया एकदम भूसा की तरह, भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर गाड़ियों में जा रहे हैं। तो ये चीज़ होता है। अभी देखा होगा कुछ ही टाइम पहले, भाई 2-4 दिन पहले की बात है, अभी रेलवे जंक्शन पे भैया, कहाँ, दिल्ली के अंदर देखिए हुआ ना कि आंकड़ा दिया गया कि 18 से 20 आदमी मर गए, जिसमें से बात किया शायद काफ़ी अधिकांश मतलब औरतें भी थी, बच्चे भी थे। तो ये भगदड़ के कारण हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद अनाउंसमेंट और होता है कि हाँ, एक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो महाकुंभ में स्नान के दौरान इस तरह से ये घटनाएं हुई भगदड़ में ही। तो बहुत सारे लोग भाई अपने जान से हाथ गवा, मतलब अपने क्या है भैया, जान से हाथ धो बैठे। तो होता है। तो ये इस तरह से है ना, कोई एग्जाम लग जाता है, देखा होगा एकदम से भैया स्पेशल ट्रेन अलग से चला दी जाती है बच्चों के लिए, नहीं तो इतनी भीड़ हो जाती है, जा ही नहीं सकते हैं। तो यही चीज़ है कि परिवहन के साधन भी बहुत ज़्यादा मतलब आज भी इनकी उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, वह साधनों के अभाव में अपने बच्चों के लिए शिक्षा का सही प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये क्या है, भारतीय किसान की सामाजिक समस्याएं हैं। कैसी समस्याएं हैं भैया, सामाजिक समस्याएं। ठीक है, चलिए देखते चलो बच्चों, हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। तो ये सामाजिक समस्या हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आर्थिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं हमने देख लिया। अब आर्थिक मतलब होता है भैया अर्थ, बोले तो धन। ठीक है, क्या, धन। तो गांव के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। उनको भैया क्या है, उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। पैसे के अभाव में क्या है, अच्छी पैदावार भी नहीं कर पाते हैं वो, जिसके कारण गांव में मतलब निर्धनता हो गई, अर्थात गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं चरम सीमा पर है। जाहिर सी बात है भैया, गांव के जो लोग हैं, किसान लोग, भैया हर साल ऐसा होता है कि उचित ना तो उनको अच्छे बीज, अब की बार ही भाई गांव में भाई जगह जगह पर जो टमाटर के बीज हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भैया उसकी खपत हो रही है। और जो भी है दुकानदार 500 रुपये का पैकेट है तो 700, 800, 900 रुपये का बेच रहे हैं। तो ये चीज़ है, अगर कोई किसान उन्नत किस्म के बीज नहीं पाएंगे, खाद नहीं पाते हैं, तो भैया खेती ढंग से नहीं हो पाएगी। खेती ढंग से नहीं होगी, उपज नहीं होगी। अगर उपज बोले तो पैदावार अगर नहीं हो रही तो भैया वो क्या बेचेंगे। ठीक है, तो वो सिंचाई हो गया, उसके बाद उसका जुताई हो गया, बुआई हो गया, इन्हीं में ही आदमी एकदम मर रहा है। तो ये चीज़ है कि इसी के कारण गांव में भैया क्या है, खेत भले ही है लेकिन गरीबी आज भी चरम सीमा पर है, भूखमरी भी है और साथ में बेरोजगारी भी है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा है गांव की वर्तमान स्थिति। अब गांव में जो वर्तमान स्थिति है वो किस तरह से है, तो गांव में आज भी पक्की सड़कों का अभाव है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साधनों में उचित व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और संचार के साधनों, पेयजल, निर्देशन एवं परामर्श संबंधित सुविधा का भी क्या है भैया, अभाव है। और विगत वर्षों से अच्छी बरसात न होने के कारण खाद्य उत्पादन में भी कमी आई है। यानी दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो जो वर्षा का जो रेट है, अर्थात जो बरसात की दर है कि धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन घट रहे हैं, नए पेड़ तैयार हो नहीं रहे हैं। तो इससे क्या है भैया, एटमॉस्फेयर का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। इससे क्या है, बरसात नहीं हो रही। अब बरसात अच्छी नहीं होगी, फसल कहाँ से होगी। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो जाता है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट है आपका अब है समाधान। ठीक है, तीसरी हेडिंग भैया, ये तीसरा है, दूसरा ही लिख दिया है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना पहली हेडिंग थी, दूसरा था समस्याएं, अब तीसरा है समाधान। तो भारतीय किसान मतलब किसानों की समस्याओं का समाधान। तो समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, पहला है विज्ञान का योगदान। भाई समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, विज्ञान का योगदान। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, अब तो पहला हो गया है। ठीक है भैया, अगर हम बात करें तो ये दूसरा नहीं, अब तो टॉप पे इंडिया आ गया है, मालूम है ना।
तो भैया पहला स्थान हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज उर्वरकों, जो उर्वरक है अर्थात खाद, बुआई कटाई के आधुनिक साधनों, कीटनाशक दवाइयों तथा सिंचाई के साधनों ने खेती को अत्यंत सुविधाजनक एवं सरल बना दिया है, ठीक। हालांकि अब धीरे धीरे क्या है, सुधार हो रहा है, उन्नत किस्म के बीज भी आ रहे हैं धीरे धीरे, कीटनाशक दवाइयों का और आधुनिक तकनीकी। भाई पहले देखा जाए तो आलू की खुदाई बैल से होता था भाई, मतलब खुदाई करते थे, लेकिन अब क्या है, अब मशीन आ रहा है भाई, धान बोने के लिए भी मशीन है, आपके क्या कहते हैं, गेहूं काटने के लिए भी मशीन है, धान काटने के लिए भी मशीन है, तो हर जगह मशीनों का ही अब आविष्कार हो रहा है। तो इससे भाई काफी हद तक क्या है, मतलब लाभ मिला है किसानों को। नेक्स्ट है कि नवीन योजनाएं। अब नवीन योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो भैया गांव के विकास हेतु सरकार के द्वारा नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, मतलब किया जा रहा है, और गांव में परिवहन, विद्युत, सिंचाई के साधन, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था के व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब अब क्या है, जगह जगह पर बिजली दौड़ाई जा रही है, जगह जगह पर परिवहन के लिए भैया अभी रास्ते देखिए नए अनेकों, भैया नए बहुत नेशनल हाईवे 4 लेंथ है, 5 लेंथ, 6 लेंथ, ऐसे बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें, रेलवे ट्रैक दौड़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, मतलब ये प्रयास किए जा रहे हैं। और आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान भी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, अर्थात सरकार हेल्प कर रही है किसानों की, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया। आगे तीसरा है सी, समाधान के अंदर तीसरा है कि ग्रामीण विकास बैंक। अब ग्रामीण विकास बैंक क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो देखिए किसानों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। तो ये जो ग्रामीण विकास बैंक है, ये किसानों को भैया क्या है, ऋण देता है। जैसे केसीसी वगैरह बनते हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड पर भैया आपको कुछ ब्याज दर होती है कि उस पर हाँ पैसा पे करना, आप चाहे जितना, मतलब उसका लिमिट भी होता है कि आप खेती के लिए ले सकते हो, ठीक। तो इस तरह से भाई अनुदान सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है, अब भैया आपका चौथा हो जाता है उपसंहार। उपसंहार जो कंक्लूजन होता है भैया, इसमें पूरे निबंध का निचोड़ होता है कि भाई कैसे किसानों की स्थिति सुधारेंगे, क्या कुछ करना चाहिए, कैसे कुछ हो सकता है ये चीज। तो गांव की उन्नति भारत के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक। मतलब धीरे धीरे हमने बताया ना कि प्रयास अब हो रहा है। कृषि के लिए अनेक सुविधाएं जैसे अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छे उपकरण और सुविधाजनक ऋण व्यवस्था आदि देने का भी प्रबंध सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इससे किसानों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सरकार क्या है भाई, आर्थिक तौर पर भी मदद कर रही किसान की। इससे क्या है, धीरे धीरे भाई सुधार किया जा सकता है ग्रामीण के जो किसान हैं, ठीक है, उनमें। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया। अब आ जाते हैं आपके निबंध, सॉरी निबंध तो हो गया ना। अब आते हैं आपके पत्र लेखन में। तो पत्र लेखन में आपके 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 से 4 आपके हर हाल में पूछे जाने हैं। वैसे भी अथवा करके आएगा तो फायदा आपको मिल ही जाएगा। एक होता है कि भाई कोई दुकान खोलने हेतु या कोई व्यवसाय करने हेतु आपको क्या है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखना है ऋण के लिए, अर्थात आपको कर्जा मतलब लोन चाहिए, यूं समझो। दूसरा पूछता है कि लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, या फिर पूछेगा भैया कि मोहल्ले की सफाई, और या तो बहुत ज्यादा पूछता है कि जैसे खाता खुलवाने के संबंध में, या अध्यापक को लिखना है कि भाई हाँ वार्षिक उत्सव का आयोजन करना है तो इसके लिए, या फिर कहना है कि भैया जैसे खेल संबंधी यानी उपकरण के लिए, या फिर जैसे लाइब्रेरी में किताबों के लिए। तो इस तरह के भी टॉपिक उठते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये टॉपिक 6 नंबर का आएगा। बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। कि आपको क्या है कि भाई कॉपी किताब की दुकान खोलना है और आपको चाहिए
क्या चीज? कर्जा, यानी जिसको बोलेंगे ऋण, लोन। तो आप लिखेंगे कि किसी भी बैंक के शाखा प्रबंधक को लिखेंगे, सेवा में कॉमा करिएगा, श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्हाटएवर, आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रयागराज। विषय क्या है? ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय लिखेंगे और इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना रसगुल्लों, इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। कॉमा करते हैं, उसके बाद इसके जस्ट नीचे का आपको छोड़ के लिखना है, ठीक है। यही तरीका है, नहीं लिख देंगे खिचड़ी हो जाएगा, नंबर भी कट जाएगा। तो हमें नंबर नहीं, भाई कटे हुए नंबर नहीं चाहिए, हमको सॉलिड पूरे 6 नंबर चाहिए। कैसे लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं का खा गा प्रयागराज का निवासी हूं और मैं आपके बैंक में पिछले 6 वर्षों से एक खाताधारी हूं। मैंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है और सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आपका बैंक भी क्या है, बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में मुझे आवश्यक दस्तावेज अर्थात मुझसे आवश्यक दस्तावेज भरवा कर उक्त राशि प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि मैं पुस्तक और लेखन सामग्री की दुकान खोल सकूं और खुद के पैरों पर खड़ा हो सकूं। फिर एक लाइन गैप करके लिखेंगे, अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे ऋण देने की महान कृपा करें। मैं ऋण के पैसे प्रत्येक महीने सुनिश्चित ब्याज की दर पर चुकाता रहूंगा। नीचे लिखेंगे दिनांक, इधर प्रार्थी का खा गा। अब एक चीज और आप समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि भैया यहां पुस्तक और लेखन सामग्री ना करके पूछ लिया कि मोबाइल दुकान खोलना है, तो पूरा सेम लिखेंगे, बस जहां पर आपको भैया आपका व्यवसाय जो करना वो बदल देना है यहीं पर, कि ताकि मैं मोबाइल, ठीक, मोबाइल की दुकान खोल सकूं, या होजरी का जैसे ब्यूटी पार्लर जैसे होता है ना कि भैया जिसमें हाँ ब्यूटी पार्लर से संबंधित चीजें होती हैं, ठीक, सौंदर्य प्रसाधन की, तो वो चीज यहां लिखेंगे कि ताकि मैं ये कर सकता हूं। या फिर जैसे हमने बताया ना कि कोई और व्यवसाय है तो वो भी चीज लिखेंगे ताकि मैं कोई नया व्यवसाय कर सकूं। तो जो कुछ भी टॉपिक बदले वो केवल आपको यही लाइन, एक ही लाइन में वो चीज लिख देना है, बाकी जो पूरा ऊपर नीचे है सेम लिखना है। अब तो समझ में आ गया होगा भैया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए रसगुल्लों जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं, एक और हम देख लेते हैं, एक और पत्र आपका कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिख देना है। अब भाई क्या है कि खेल कूद का सामान चाहिए, ठीक है, और इसके लिए आपको प्रधानाचार्य को लिखना है। कैसे लिखेंगे? सेवा में, सेम पैटर्न होगा, कोई बदलाव नहीं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय प्रयागराज, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस या जैसे जवाहरलाल नेहरू, तो भैया कोई भी विद्यालय का नाम आप लिख सकते हो। अपने विद्यालय का रियल वाला मतलब एक जो आप जिस विद्यालय से हैं वो नाम ना लिखना, और कुछ भी कुछ भी लिख देना। विषय क्या है आपका भैया कि खेल कूद की सामग्री के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। फिर इसमें लिखेंगे महोदय जी, महोदय या महोदय जी। फिर उसके जस्ट नीचे हमने बताया ना कि इसके नीचे आपको लाइन ही छोड़ना है, मतलब लाइन छोड़ने का मतलब ये इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना, इधर से लिखना है, और इधर लिखने के बाद फिर आना है तो यहीं से शुरू करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे लिख दो, नहीं बच्चों ये गलत हो जाएगा, ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता, खिचड़ी हो जाता है। लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12 आ का छात्र हूं। इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल कूद प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर आगे लिखेंगे कि आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए विद्यालय के खेल के मैदान की समुचित सफाई, ऊंचे नीचे गड्ढों की भराई और यथास्थान पोल गड़वाने की समुचित व्यवस्था की जाए। इन सब के अतिरिक्त खेल की आवश्यक सामग्री जैसे हो गया भैया गेंद, बल्ले, हॉकी स्टिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, नेट आदि का प्रबंधन
मतलब प्रबंध करना भी क्या है, अति आवश्यक है। फिर आप नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, सेकंड पार्ट यहां से लिखेंगे, आशा है कि ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार आप आवश्यक प्रबंध करने और सामग्री जुटाने की दिशा में शीघ्र ही अपना यथोचित कदम उठाने की कृपा करेंगे। यहां दिनांक लिखेंगे, कुछ भी लिख देना, रियल वाला एकदम से एग्जैक्ट वाला मत लिखना। और आपका आज्ञाकारी शिष्य काखा गा, ठीक है, इस तरीके से भैया लिख देंगे और आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। अगला आपका टॉपिक है अपठित गद्यांश। देखिए ये सब फिक्स वाले टॉपिक हैं, एकदम 100 में 100% वाले फिक्स वाले हैं। कितने नंबर का, ये भी 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा आपका यही होगा, अपठित गद्यांश। और ये इतना आसान होता है, इतना आसान, कोई भी बच्चा इनको आसानी से कर सकता है। आपको एक बार केयरफुली पढ़ लेना है, फिर उस पर दिए गए 3 प्रश्न होंगे, तीनों का उत्तर देना है। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, याद रखना भैया। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। चलिए, जैसे अब देखते हैं। देखिए भैया, आपका ये पहले पढ़ लेना है कि पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता बताता चलो। मेरी 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद भी खोलकर मुझे दान करते हैं। दान करने में असमर्थ लोग मेरा जी भरकर उपभोग करते हैं, और जो लोग ना मेरा दान करते हैं और ना भोग करते हैं, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता हूं। या तो चोर, डाकू या फिर आयकर अधिकारी मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। मेरी कमी यदि कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनती है, तो मेरी अधिकता भी कम नुकसानदायक नहीं होती। इसलिए मेरे प्रयोग में मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए, बड़ा लाजवाब सा ये आपका गद्यांश दिया गया है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना किसी क्वेश्चन बैंक में, ना किसी अन्य गाइड में। ये आपको सेल्फ, मतलब यूं समझना, आपको अपने आईक्यू लेवल का, अपना आईक्यू भैया लगाना है, अपना आईक्यू जांचना है। आप खुद से, कोई नहीं बताएगा, ना तो ये कहीं से आता है, कुछ भी आपका दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ इसी बुक से आएगा। तो आपको पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर खुद आपको देना है। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम। तो भैया ये वक्ता अर्थात जो बोल रहा है कि पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता बताता चलूं, तो ये वक्ता का नाम क्या है? ये जो बोल रहा है कि मेरा भाई जो सही उपयोग करता है, ऐसा है वैसा है, तो कह रहा उसका नाम क्या है? अगर आप नोटिस करो तो भैया हम दान किसका, धन का करते हैं, भोग धन का, और नाश ही धन के कारण ही होता है। यहां पर कहा भी गया है, या तो चोर, डाकू या फिर आयकर मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालते। भैया चोर, डाकू, आयकर विभाग ये क्या है? यही तो ढूंढते हैं। और लास्ट में भी तो कहा कि मेरे प्रयोग में मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर पैसा कम है तब भी दिक्कत, ज्यादा हो जाता है तब भी विनाश का कारण बनता है। तो भैया कह रहा उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए। तो भैया वक्ता का नाम क्या है? धन। ठीक है, तो इसमें दिमाग लगाना था बस, और कुछ नहीं। आगे कह रहा वक्ता की कौन कौन गतियां हैं। तो भैया इसकी कौन कौन सी गतियां हैं? तो 3 गतियां हैं। आप अगर देखें, कौन सा भैया? दान, भोग और नाश। कौन सा? दान, भोग और नाश, ये 3 गतियां हैं। ठीक है, अगला है कि वक्ता की अधिकता से दान या भोग ना करने पर क्या परिणाम होता है। अर्थात जब धन की अधिकता हो जाएगी, जब व्यक्ति दान या भोग नहीं करेगा, तो उससे क्या परिणाम निकलेगा। देखिए कहा भी गया, जो लोग मेरा दान कर, मतलब ना मेरा दान करते हैं और ना भोग, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। तो यहां पर लिखेंगे भैया, पूरा ऐसे लिखेंगे कि यहां पर वक्ता की अधिकता से दान या भोग ना करने पर वक्ता उनके पास अधिक दिनों तक नहीं रह पाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि यह उनके पास नीचे दिख रहा है, हाँ, अधिक दिनों तक नहीं
रह पाता है, अर्थात धन उनके पास ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो भैया इसी तरीके से हो गया और मिल गए बच्चों आपके पूरे 5 नंबर। है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजेदार टॉपिक है। सेल्फ हिस्ट्री, ये सेल्फ आईक्यू को भैया आप प्रयोग करके ही कर सकते हो, कोई हेल्प नहीं करेगा इसमें, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका है भैया रस छंद अलंकार। हमने न जाने कितने बार रस छंद अलंकार की वीडियो लाई होगी, लेकिन वो मैटर नहीं करता कब लाए हैं क्या, क्योंकि अब हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है, हर दिन समझना है, तो हर दिन इस तरह की वीडियो आएगी। तो भैया रस छंद अलंकार में सबसे पहले अपन देखेंगे वीर रस को। कौन सा रस? वीर रस। अब रस कोई भी हो, सबकी परिभाषा सेम होती है, बस आपको याद करना है। तो भैया क्या चीज? आपका जो अस्थाई भाव होता है, सब में अस्थाई भाव याद रखिए बस। जैसे भाई परिभाषा लिखेंगे, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है। किसका? विभाव। विभाव का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण, यानी जिस कारण से ये रस उत्पन्न हो रहा है। फिर अनुभाव, अनुभाव का मतलब कोई चीज अनुभव करना, किसी चीज की अनुभूति करना, अनुभव करना। और संचारी भाव का मतलब कोई चीज, वही चीज प्रकट कर देना, यानी दिखला देना, वो संचारी भाव होता है। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है भैया, तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर जैसे अब एग्जाम्पल देखिए भैया, आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक, पहला है जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली हिली नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो भैया महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम चेतक था, और इतना तेज तर्राक था, इतिहास में उससे ज्यादा तेज तर्राक कोई घोड़ा नहीं था। आदमी जब तक सोचता था कि क्या करूं क्या नहीं, तब तक तो वो काम कर देता था। और बड़े से बड़े जो भाई होते थे ना कि नदी नाले, उनको भी छलांग मार देता था, इतना पावरफुल घोड़ा था चेतक। यानी वही तो कह रहा है कि भैया यहाँ पे जो तनिक हवा से बाग ली, लेकर सवार उड़ जाता था, और राणा की पुतली हिली नहीं, यानी आंख की जब तक उनकी पलक झपक रही तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब उसके बाद जैसे दूसरा है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अगर यहां पे आप पूरा लक्षण भी स्पष्ट करना चाहते तो भैया यहां पे विभाव, कारण क्या है? तो कारण यहां पर भैया युद्ध है। ठीक है, तो यहां पर युद्ध की बात कर रही है, तो ये इस कारण से है। अब अनुभाव क्या है? तो भाई अनुभाव का मतलब यहां पे क्या है? तो यहां पे जैसे भाई रोम रोम का, भाई क्या है, जैसे बोलता है भैया कि रोम रोम का फड़फड़ाना, अर्थात भैया पूरे जैसे शरीर में क्या है, शरीर का फूल जाना, तो आंखों में गुस्सा हो जाना, तो ये सारी चीजें। संचारी भाव तो वही चीज प्रकट कर देना। ठीक है, तो वही चीज क्या है, हर्ष है, या फिर जैसे यहां पर भैया क्या है, रौद्र है, ठीक, गुस्सा है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये पूरा आप लक्षण में भी स्पष्ट तरीके से लिख सकते थे, बाकी नहीं भी लिखना, डोंट वरी, पूरा ऐसे लिखिए, फिर डायरेक्टली एग्जाम्पल। तो एक ही एग्जाम्पल लिखना है और कुछ नहीं, नहीं तो एक और बता दे रहे हैं, उसको भी 2 से 3 याद रखो, हो जाएगा। ठीक है, जैसे भाई जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ऐसे भी, या तो भैया जैसे एक हमने बताया फिल्मी गाना था ना कि वतन वालों वतन ना बेच देना, है ना गाना, कि वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। तो ये भी भैया आपका वीर रस का ही उदाहरण हो जाएगा। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, ठीक है, आन तिरंगा है, तो ये वाला भी गाना आप लिख सकते हैं, जो माँ तुझे सलाम का है। ठीक है, सॉरी, तिरंगा पिक्चर का गाना है ना, बाकी माँ तुझे सलाम का भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे भैया देशभक्ति जितने होंगे वीर रस के उदाहरण, उनको भैया सुनते ही आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और आपके अंदर एक जोश जुनून आ जाता है, बस मिल जाए दुश्मन के तो बस धड़ा धड़ा तुनक तुनक तुन्ना कर दें, है ना। तो ये सब क्या है भैया, आपके वीर रस वाले उदाहरण होते हैं। ठीक, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, काम की चीज है।
हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला है हास्य रस। ठीक है, इसके पहले के हमने बहुत सारे रस आपका श्रृंगार भी बता चुके हैं, करुण भी बता चुके हैं। ठीक है, करुण भी बता चुके हैं। उसके अलावा आपका जो है क्या बोलते हैं, इसके अलावा जैसे बाकी और तो जो बच्चा का है वीर है, हास्य है, तो इतने हो गए बस, और कुछ नहीं ज्यादा देखना। हास्य रस परिभाषा सेम होगा कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अगर श्रृंगार होता पूरा सेम रखते, रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार उत्पन्न होता है। इसी तरह करुण होता तो पूरा रस रखते सेम, यहां पर शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो पूरा होता है सेम, बस अस्थाई भाव याद रखना। और सबसे जरूरी तो भैया एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे यहां पर पहले एग्जाम्पल भैया, पहला क्या है, पहला और दूसरा दो एग्जाम्पल है कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल और तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अगर इमेजिन करोगे भैया, जब भी आप कोई कॉमेडी मूवी देखते हो तो उसमें विभाव क्या होता है, कारण क्या होता है, तो कारण वहां पर पूरा का वेशभूषा, रंग, पूरा रंग रूप। भाई जैसे जॉनी लीवर है, कादर खान पुरानी मूवी में, अगर आपने परेश रावल भाई हेरा फेरी में देखा होगा, तो इनका भैया वो ऐसे झुके रहते हैं, चश्मा लगाए हैं और अंधे होने का उसमें ड्रामा कर रहे हैं, हाँ झुक कर चल रहे हैं, पागलपंती कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, फटी फटी बनियान पहने होते हैं, तो उनका वेशभूषा यानी उनका रंग रूप देख करके ही कारण, मतलब आपको हंसी आ जाएगी। तो कारण क्या है, वही वेशभूषा है। अनुभाव, अनुभाव का मतलब आप क्या अनुभव कर रहे हैं, उससे क्या आपके अंदर कौन सी मतलब ऐसी चेष्टाएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे शरीर में गुदगुदाना। फिर उसके बाद संचारी भाव, संचारी भाव वही चीज प्रकट कर देना, यानी खिलखिलाकर हंस देना। ठीक है, हर्ष, हर्ष और उल्लास होता है। तो ये सारी चीजें आप लक्षण लिखने के बाद अगर इनको भी लिखना चाहते हो तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को भी दर्शा सकते हो। ठीक है, बट उसकी जरूरत है नहीं बच्चों, बस इतना लिखेंगे सही है। अब देखिए भैया, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो क्या हाथी जैसी देह, भाई हाथी जैसी शरीर है, और गैंडे जैसी खाल और तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। तो यहां पर अगर आप इमेजिन करेंगे, गोल मटोल ऐसे, भाई बड़ा सा मुंह होगा, गोल मटोल सिर होगा, मोटा सा आदमी होगा, हाथी जैसा चलेगा, शरीर हिलेगा डुलेगा, पता चले पेट शर्ट के नीचे से झांक रहा है, तो देख कर की हंसी आ जाएगी भैया। तो ये वहां पे वेशभूषा की ही बात। दूसरा है जैसे सिर पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहां पर भैया अगर देखें तो यहां पर भी सेम हंसी वाली बात। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस शिव जी की बात कर रहा है, जब वो बारात लेकर के चलते हैं तो वहां पर भाई जो जानवर होते हैं, हाथी, घोड़े, बिच्छू, सर्प, दुनिया भर का कुत्ता, बिल्ली सब चल देते हैं। तो उनके शरीर में जो भैया क्या होता है, सर्प होता है, सिर में गंगा जी विराजमान होती हैं, और साथ ही भैया उनका पूरा का पूरा वो खोपड़ी जैसे मतलब होता है ना कि पूरा भूत प्रेत चल रहे हैं। तो यही देख करके, उनका पहनावा ही देख करके आदमी को हंसी आने लगी। तो ये चीज होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भैया हास्य रस। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना। चलिए अब आ जाते हैं अलंकार। अलंकार में उपमा मतलब अनुप्रास अलंकार, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम जब भी लाते हैं तो इसको जरूर बताते हैं, क्योंकि भाई सब अथवा अथवा करके आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना बच्चों। इसीलिए भैया ये बोल रहे हैं ना, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपके जितने ज्यादातर व्याकरण वाले हो जाएं, या फिर भैया आपके ये हो जाते हैं, चाहे भाई निबंध हो, चाहे आपका क्या कहते हैं पत्रलेखन हो, चाहे रस छंद अलंकार हो, सबके में ऑप्शन होता है। अपठित गद्यांश में भी आपका अथवा करके आएगा, तो एक तो कर ही लोगे डेफिनेटली। जैसे भैया अनुप्रास अलंकार होता क्या है, तो अनुप्रास अलंकार क्या है, जहां पर भाई किसी काव्य में जहां पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। जैसे आपके सामने हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। तो पहला है भैया तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बह छाए। तो यहां पर अगर देखें तो तास जो व्यंजन है इसकी आवृत्ति बार बार हुई है ना। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, तो ता बार बार आया है। दूसरे में पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता।
तो भैया यहां पर पा की आवृत्ति बार बार हुई है भैया, सब में पा आया है। फिर उसके बाद जैसे रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, तो यहां पर इसमें भी अगर देखें तो रा की आवृत्ति हुई है, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। इतने एग्जाम्पल हम बता रहे, एक तो याद ही कर सकते हो भैया, 4 से 5 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट है जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो भैया यहां पर चा चा की आवृत्ति आई है। और इस समय एक और गाना ट्रेंडिंग पर चल रहा है, एक और गाना ट्रेंडिंग पर चल रहा है, तुनक तुनक तुन तुन्ना सुनो बावरी, क्या था, बिन्ना, वाट एवर। तो भैया ये चल रहा है ना, तो अगर इसमें भी देखें, अब ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, तुनक तुनक तुन तुन्ना, ठीक, ये जी। तो अगर इनमें देखा जाए बच्चों, तो यहां पर क्या है भैया, ता की आवृत्ति, तो तुनक तुनक तुन तुन्ना, तो भैया यहां पर भी ता की आवृत्ति हुई है बार बार। तो हर जगह पर रस है, हर जगह पर अलंकार है, हर जगह छंद है, ठीक है। जितने फिल्मी गाने हैं उनमें भी हर गाने में हमने बताया ना कोई कोई रस है। दर्द दिलों के गम हो, मतलब कम हो जाते, मैं और तुम गरहम हो जाते, तो भैया करुण रस हो गया, ठीक है ना। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, तो करुण हो गया भैया। इस तरह के सब हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, या फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, तो यहां पर भी तो अलंकार है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो याद रखना, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, काम की चीज है। हो गया बबुआ, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा अलंकार देख लेते हैं भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है भैया, इसके पहले हम रूपक अलंकार बता चुके हैं, उपमा अलंकार बता चुके हैं, ठीक है, और साथ में यमक अलंकार बता चुके हैं। तो जो बचा कुचा एक दो है आज निपटा दे रहे हैं। जहां पर उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना प्रकट हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मनु, मानो, जनु, जानो आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। अब उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, उपमेय जिससे तुलना की जाए, उपमान। जैसे भी बताया जाए भैया, जैसे राधा, मतलब जैसे कहा जाए कि सीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता जी उपमेय होंगी और चंद्रमा उपमान होगा। तो जिसकी तुलना हो उपमेय, जिससे हो उपमान। तो जहां उपमेय में उपमान की भैया संभावना प्रकट की जाए, वहां पर बच्चों कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब पहचानेंगे कैसे उत्प्रेक्षा, बड़ा ही आसान होता है। तो यहां मनु, मानो, जनु, जानो ये सब शब्द आते हैं। जैसे यहां पर पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी, मंद पवन के झोंकों से, ठीक है। तो यहां पर देखो मानो शब्द आ गया कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, और मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, तो यहां पर भी मानो, ठीक है। या फिर सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, ऐसे था ना कि मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात, तो वो भी हो जाएगा, तो वहां पे मनो आ गया। तो ये मनु, मानो, जन, जानो, मनहु, जनहु, ये सब इसके वाचक शब्द होते हैं। इसी से पहचानते हैं कि हाँ यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है भैया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया ना, चलिए भैया आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं छंद में। छंद में आपका चौपाई, तो भैया आपके छंद बस 2 से 3 याद रखिए, वैसे भी अथवा करके आएगा। आपका दोहा याद रख लीजिए। अब दोहा का उल्टा सोरठा होता है, और एक चौपाई। चौपाई एकदम आसान है, चौपाई को ही सजेस्ट करेंगे, याद कर लो बढ़िया से ढंग से। तो देखिए चौपाई क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है, और वैसे भी ये 100 में 100% वाले टॉपिक है। जिनको ना पता हो कि भैया जान ले, ये 100% फिक्स है, आएगा, ठीक है। तो यह एक सममात्रिक छंद है, जिसमें इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं भैया, 16 मात्राएं होती हैं। चरणों के अंत में जगण, ठीक, यानी 1, आप मतलब ये गुरु,
आपका ये क्या कहते हैं, लघु गुरु लघु, ठीक, ये जगण अथवा तगण, तगण का मतलब ये चीज, ठीक है, से इनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो तगड़ और सगण मतलब तगड़ और जगण, ये जो जगड़ तगड़ है ये ज्यादातर नहीं देखने को मिलते, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लिखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, मतलब बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधुनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, ये भी है। या फिर भैया हमने जैसे बताया ना, एक सिंपल सा याद रख लीजिए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। या फिर इसी तरह से एक और है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधिनाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। तो ये पत्र की बात कर रहा है, ठीक है, जो पत्र होता है कि बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के बहुत सुनता है, बिना मुंह के बोलता है, तो वही चीज। तो इसी तरह से है, हालांकि ये तो भैया आपके प्रभु श्री मतलब राम की लीलाओं के तो रामचरितमानस से है ये, कि बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कह रहा है कि सब में 16-16 मात्राएं होंगी। गिन लेते हैं, यहाँ आपका लघु है, ये भी लघु है, ये लघु है, ये लघु है, यहाँ पर भी ये लघु मात्रा है, ये भी लघु है, ठीक है, आपका ये लघु है, ये लघु है, अब ये गुरु है, ये भी गुरु है। गिनते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। तो कितनी मात्राएं हो गई भैया? 16 मात्राएं, ठीक है, 16 मात्राएं हो जाएंगी। तो आपको पूरा दर्शाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, आपको वहां पर भी मतलब पूरा मात्रा के साथ ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर भाई मात्रा पाई इधर उधर गलत हुआ तो पूरा मात्रा भी गलत हो जाएगा। जैसे यहां पर भैया ये आपका लघु है, ये भी लघु है, ये लघु तीनों है, ठीक है, ये भी लघु, ये दोनों लघु, अब ये गुरु है या दीर्घ है। तो इसमें भी अगर देखें तो सेम वही उसी तरह का तो है, ये भी यहां पर भी 16 मात्राएं, 16 मात्राएं। अगला देखते हैं, जैसे ये आपका गुरु है, ये लघु है, ये लघु, ये भी तीनों लघु हैं, ये भी लघु हैं, ये भी लघु हैं, और ये। तो अगर यहां पर देखें तो भैया 2 और 2 4 2 6 1 7 2 9 9 3 12 2 14 2 16। तो भैया 16 मात्राएं यहां पर भी हो गई बच्चों, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा ये मात्राएं दर्शा करके, ये नहीं लिखना है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपके मात्राएं होनी चाहिए। जैसे यहां पर भी ये लघु है, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, यानी जो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा आ का मात्रा है, तो ये चीज दीर्घ में आते हैं। अगर छोटी ई की है, सिंपल सा ऐसा है, तो वो लघु होता है। जैसे यहाँ पर लघु, यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, यहाँ लघु, ये दीर्घ रहेंगे। तो भैया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो यहाँ पर भी बच्चों कितनी मात्राएं भैया? 16 मात्राएं। तो इनमें 4 चरण हैं, है ना, एक चरण ये हो गया, एक चरण ये, एक चरण ये, एक चरण, तो 4 चरण। प्रत्येक चरण में कितना? 16 मात्राएं। इसीलिए तो कहा जाता है ये एक सममात्रिक, यानी मात्राएं सब में समान होती हैं, सममात्रिक छंद होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है पंचलाइट कहानी, पंचलाइट कहानी का सारांश। अब भैया पंचलाइट कहानी का सारांश या फिर बोलेगा उद्देश्य, तो हमने तो 3 के तीनों कहानी के सारांश जो तीनों हैं, भाई 3 देखने की जरूरत है, चौथा नहीं देखना, ध्रुव यात्रा वगैरह छोड़ दीजिए, नहीं देखना, बस आप पंचलाइट बहादुर लाटी 3 कहानी के सारांश और उद्देश्य देख लीजिए, ठीक है भाई। सारांश तो अच्छे से समझा दी। तो ये एक क्या है, यूं समझना एक लव स्टोरी है, पंचलाइट एक लव स्टोरी है बस, ठीक है। यानी यूं समझना कि इसमें पंचलाइट की कहानी है लेकिन बीच में लव स्टोरी भी घुसी हुई है। तो भाई पंचलाइट में हमने आपको समझाया था, बस सुनने की जरूरत है। पंचलाइट जो कहानी है बच्चों, ये बिहार के एक छोटे से प्रांत की कहानी है, जिसमें गोधन नाम का एक लड़का है जो अपने इस कहानी का हीरो है, और उसको एक भाई हीरोइन होगी, हीरो है तो हीरोइन होगी, उसे एक गांव की लड़की जिसका नाम होता है मुनरी, उससे प्यार हो जाता है। लेकिन मुनरी की माँ गुलरी काकी जो होती है, वो तो भैया देख करके जलन होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हाँ हमारी बेटी चलो किसी से बात कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सबको गुस्सा लगेगा। तो उसको बड़ा पसंद नहीं आता, क्योंकि वो लड़का जो है ना, उसके घर के मतलब निकलता है कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, है ना।
देख तो उसके घर से गाना गाते हुए गुजरता है। भाई उस टाइम में गाना चल रहा ना कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, अरे गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो यहां पर वही गाना गा के निकलता है, कोई भी ऐसा गाना गा के निकलता है। तो जो गुलरी काकी होती है, मुनरी की माँ, वो क्या है, शिकायत कर देती है गांव के पंच से। पहले पंचायत की व्यवस्था थी, तो वो शिकायत कर देती हैं और गांव के जो पंच हैं वो जो अपना हीरो होता है उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं, उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं कि भैया तुमको बिरादरी से निकाल रखा है। फिर उसी टाइम में क्या होता है कि रामनवमी का एक मेला गांव में होता है और सब लोग चंदा मिला करके गांव से एक पंच लाइट, जिसको लालटेन हम कहते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, सब लोग बड़े खुशी थे और जो गांव के जो पंच वगैरह होते हैं, जो गांव के प्रमुख मुखिया होते हैं, सबको बोल देते हैं भैया कि सबके घर आज खाना वाना नहीं बनाना, आज मजे में कीर्तन भजन होगा, खूब लोग गाएंगे नाचेंगे। बस इसी के प्रकाश में किसी के घर डिबरी अर्थात जो चिमनी होती थी नहीं जलती है उस दिन। ठीक है, ये चीज बोल देते हैं कि नहीं जलाना है, कि इस दिन पंच लाइट जलेगा। लेकिन कहानी उल्टी हो जाती कि भाई पंच लाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के लोग भोले भाले थे, जानते नहीं थे। अब यहां पर मनन होता है और अन्य बिरादरी के लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, भैया खरीद तो लिया, चलाना नहीं जानते। अब उनकी भी भाई जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जा रही थी। तो यहां पर अब गुलरी जो है वो फटाक से मौके की तलाश में थी, मौका मिल जाता है। क्योंकि गोधन जो लड़का था, भाई जाहिर सी बात है अपना हीरो जो है ना, वो जानता था कि पंच लाइट कैसे जलेगी। तो वो भाई गुलरी जो है अपनी सहेली, उसकी कनेली होती है, उसके कान में बोल देती है कि सुनो जी, तुम्हारे जो वो है ना, अजी कौन वो, अर्थात नाम नहीं लेती ना, कि वो जो हैं उन्हें जलाना आता है, वो जला लेते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्टली बोल नहीं सकती थी, वो खुद उससे प्यार करती थी। तो वो कनेली क्या है, पंच के कान में पहुंचा देती हैं जो मुखिया होते हैं, मुखिया जी जो पंच लाइट है वो गोधन जलाना जानता है, लेकिन आपने तो बिरादरी से निकाल दिया है। अब अपना हीरो भाव खाने लगता है। गांव के मतलब कुछ लोग जाते हैं बुलाने के लिए, वो नहीं आता है। तो पंच जी कहते हैं गुलरी की माँ, जो मुनरी की माँ जो गुलरी काकी होती हैं, उनसे कहते हैं कि भैया आप ही जाइए, वो आपके कहने से आ जाएगा। वो जाती हैं, मनाती हैं कि चलो चलो हो गया, गलती हो गई, चलो जला दो। तो जब जल आते हैं भैया, जला देते हैं, पंच भी खुश हो जाते हैं, पूरे गांव के लोग खुशियां मनाते हैं। और उसके बाद क्या है भैया, फिर लोग कीर्तन भजन करते हैं, दुनिया भर का सब कुछ होता है। इस तरह से मैटर हो जाता है। ठीक है, और जब आते हैं तो भैया वो पहले तेल मांगते हैं कि तेल कहाँ है, स्पिरिट कहाँ है, लेकिन सबको नहीं पता, तो गरी के तेल से जला देते हैं। अब इतना लंबा नहीं खींचना है, कैसे लिखना है वो चलिए अब देखते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, जिनको कहानी नहीं पता थी वो भी समझ गए होंगे। तो भैया पंच लाइट जो कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, यानी बिहार के एक प्रांत की है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है, जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां गुलरी काकी ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर से सिनेमा का गाना गाते हुए से गुजरता है। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन राम नवमी के मेले से गांव वाले क्या होते हैं भैया, एक पंच लाइट खरीद कर लाते हैं, और जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। और सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। लेकिन समस्या यह उठती है कि पंच लाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के जो सीधे साधे लोग थे उसे वो जलाना नहीं जानते थे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया भैया, हमने जो कहानी बताया वो बहुत पूरा का पूरा ही है। ठीक है, तो भैया स्क्रीनशॉट इतना कर लीजिए पहले, आगे चलिए देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे लिखेंगे कि मुनरी को पता था, भैया मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। ठीक, मतलब जानता है, हाँ नहीं यहाँ ठीक है, मतलब ये लिखा है ना कि वो पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी के में शामिल करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि भैया अब तो मानना ही पड़ता उनको, क्योंकि जलाता कौन वही अकेले जानता था। तो अपना हीरो तो भैया फिर से मिल गया। तो यहां पर भाई आगे लिखेंगे गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की जो माँ होती है गुलरी काकी काफी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित भी कर देती हैं, है ना। सेम कहानी होती है वो भैया मूवी वाली,
ठीक है, अब तो मान जाती हैं। तो भैया लड़की भी कहती है ना कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो वही वाला मैटर हो जाता है। क्यों भैया? क्योंकि वो शाम को भोजन के लिए भी इनवाइट कर देती हैं, वहीं पर बात हो जाती है उनकी। ठीक है, फिर पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अर्थात अब तुम खूब गाओ, तुनक तुनक तुन्ना करो। अर्थात अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब भैया तुम कुछ भी कर सकते हो। पंच लाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। तो इस तरीके से भैया ये हमारी एक गजब की लव स्टोरी फिनिश होती है। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि आलोक वृत्तखंड काव्य के नायक अर्थात गांधी जी का चरित्र चित्रण। ठीक है, अब तो बताना पड़ेगा ही क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो भैया यहां से बिलोंग जो करते हैं, तो ये भाई हमने बताया ना कि जो आपका भाई हम तो प्रयागराज से हैं, तो यहाँ पंचलाइट से मतलब ये आलोक वृत्तखंड काव्य चलता है। तो इनके जो नायक हैं अर्थात महात्मा गांधी जी, इनका चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे? तो गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित खंड काव्य आलोक वृत्त के महानायक जो हैं मतलब अर्थात नायक जो हैं वो गांधी जी हैं। उनका जीवन और कार्य हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। और इनकी भैया अब इनका चरित्र चित्रण लिखेंगे। सबसे पहली हेडिंग देश प्रेमी, क्योंकि गांधी जी से ज्यादा शायद ही कोई देश प्रेमी रहा होगा। ठीक है, तो हालांकि वो बात अलग है भाई, जो फौजी हैं और हर एक इंसान के अंदर देश प्रेम की भावना होती है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही ये कीड़े थे, यूं समझना। ठीक है, तो मतलब महात्मा गांधी अपने देश के से इतना अधिक प्रेम करते थे कि इन्होंने अपने देश के उद्धार के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। वह जेल की यातना सहते थे अर्थात पीड़ा सहते हैं और देश को स्वतंत्र करवाकर ही दम लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया देश प्रेम की भावना या देश प्रेमी। दूसरा है सत्य और अहिंसा के पुजारी। अब भैया ये सभी भली बात से जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सबसे अत्यधिक महत्व दिया। वे अहिंसा को एक शक्तिशाली अस्त्र मानते थे, क्योंकि उनके इस गाल में कोई अगर तो तमाचा मार देता था तो वो ये वाला सामने कर देते थे कि सामने वाला शर्म के मारे ही ना मारे। लेकिन आज का दौर कुछ अलग है, अगर आप इसमें किसी को मार देते हो तो कहेगा रुको, घर से जाएगा फरसा निकाल कर आएगा, है ना। आज का समय दूसरा चल रहा है। ठीक है, आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि कहेगा तेरी ऐसी कि तैसी, कैसे मारे हो हमको, बस रुको अभी हम निकालते हैं, अभी हम तुम्हारा का ऐसी तैसी कर देते हैं। हो गया भैया? आगे देखते हैं। अगली अपनी हेडिंग क्या होगी? ईश्वर में आस्था। ईश्वर में आस्था। तो महात्मा गांधी जी हमेशा से ईश्वर में के प्रति आस्था रखते थे। इन्होंने जो कुछ भी काम किया ईश्वर को साक्षी मानकर ही किया, अर्थात वो ईश्वर को भाई हमेशा साक्षी मानकर कोई काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट भैया आपका है कि आत्मविश्वास के धनी। तो इनको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही था। तो गांधी जी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इन्होंने जो कुछ भी किया पूर्ण विश्वास के साथ किया और उस काम में वे सफल भी रहे। ठीक है, और नेक्स्ट है ऊंच नीच के विरोधी। अब ऊंच नीच की जो भावना है उसके ये भाई कट्टर विरोधी थे। तो गांधी जी ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जात पात के भेद को नहीं मानते थे। वे सबके लिए समानता के सिद्धांत के अनुयायी थे। उन्होंने जीवन भर जाति पात और भेदभाव का विरोध किया, यानी हमेशा भैया ये जात पात भेदभाव ठीक है का विरोध ही करते चले आए हैं। तो इस तरीके से हम इस भैया हम क्यों जो आप अपना खंड काव्य है इनके नायक का चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। अब आप चाहे जहां से हों, आपके यहाँ जो भी खंड काव्य चलता है उनमें नायक का जो चरित्र चित्रण है सेम, इससे आइडिया लग ही गया होगा कि हूबहू इसी तरीके से लिखना है। हालांकि सेम हेडिंग नहीं बनाएंगे, लेकिन आप तो जानते हैं कि जहां जैसे श्री कृष्ण के बारे में लिखना है तो उनके बारे में तो भैया आपको पता ही होगा किस तरह से नेचर है,
क्या कुछ है, जैसे युधिष्ठिर के बारे में कहीं कहीं आ जाता है, कहीं कहीं कुंती कर्ण के बारे में, तो इस तरह से तो भैया आप समझ ही गए होंगे कैसे लिखना है। चलिए बच्चों, अब व्याकरण की शुरुआत कर देते हैं। व्याकरण में क्या कुछ कैसे लिखना है भैया, व्याकरण में तो व्याकरण में भैया आपका पहला टॉपिक हो जाता है लोकोक्ति और मुहावरे का। तो लोकोक्ति और मुहावरा 4 आएगा, जैसे पेपर में होगा पैटर्न हमने सेम रखा है। 4 मतलब 3 ही दिखा रहे हैं, 4 आएगा। 4 में कहेगा किसी एक के, मतलब किसी एक का भैया क्या है, अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना। अब 4 में एक तो मेरे प्यारा रसगुल्ला कोई भी कर सकता है। तो भैया लिखेंगे जैसे उल्टी गंगा बहाना, तो भैया सबसे पहले हम इसका अर्थ लिखेंगे। उल्टी गंगा बहाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो परंपरा के विपरीत, परंपरा के विपरीत कार्य, तभी तो होगा उल्टी गंगा बहाना। अब इसका भैया कोई भी हमने बताया ना, जैसे वाक्य प्रयोग किस तरह से लिखते हैं एक बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको वाक्य प्रयोग हर हाल में करना होगा। तो जैसे यहां पर लिखेंगे कि तुम चाचा जी पर हुक्म चलाकर क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से तुम चाचा जी पर हुक्म चलाकर क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो, क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं भैया। नेक्स्ट है बच्चों कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो जिसको बोलते हैं भैया अनपढ़, सीधा हम कह सकते हैं अनपढ़ होना, ठीक है। तो रमेश जैसे लिख सकते हैं, रमेश के लिए कोई भी किताब हो उसके लिए काला अक्षर भैंस ही बराबर है, ठीक हो गया। तो भाई कोई रमेश हो तो बुरा मत मानना, है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश ऐसे नाम ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए अगला बच्चों कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसका अर्थ क्या होगा, अपनी तारीफ खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना, अर्थात अपनी बड़ाई खुद करना। जैसे दिनेश ने क्रिकेट में 4 रन क्या मार दिए, वो तो खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने लगा, यानी खुद की तारीफ खुद के मुंह से कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या होगा भैया, अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होगा, जैसे ये हमने बताया है। तो एक में तो बता दिया, बाकी आपको वहां करना है, ऐसे नहीं कि भाई अर्थ लिख करके बगल हो जाएंगे, नहीं। तो अंधों में काना राजा का मतलब है भैया मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी, मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा हमेशा क्या है, ज्ञानी या विद्वान ही माना जाता है। तो मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा ज्ञानी होता है, ज्ञानी माना जाता है, ठीक। ये चीज कि भैया जहां मूर्खों की टोली है उसमें एक आध कोई थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उसको ज्ञानी पंडित ही समझेंगे, ठीक है, याद रखना। तो इसको स्क्रीनशॉट अगर करना हो, इसे करने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है, कोई करने की जरूरत नहीं है, बस समझते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं भैया, चलिए अगला है आपका शब्द युग्म। नेक्स्ट क्या है भैया, शब्द युग्म। सब एक चीज और बताना भूल गया कि सारे टॉपिक ये 2-2 नंबर वाले, व्याकरण वाले सब 2-2 नंबर वाले पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला है उभय अभय, तो इनका आपको भाई क्या है, इनका शब्द युग अर्थात जो सूक्ष्म अंतर होगा, क्योंकि देखिए एक जैसे होते हैं पढ़ने में, ठीक, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे इस विकल्प दिया है निडर और दोनों, भय रहित और निडर, निर्भय और कायर, आभा युक्त और अन्य। तो भैया उभय का मतलब जैसे उभयनिष्ठ होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज में, मैथ में कॉमन ले लो तो उभय होता है। उभय का मतलब होता है, मतलब ये चीज होता है क्या चीज भैया, दोनों, ठीक है। उभय का मतलब दोनों। अब यहां पे आभय यानी जिसको कोई डर ना हो, ठीक, निडर। तो भैया दोनों और निडर
तो भैया इस हिसाब से कोई विकल्प ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है बच्चों इसका भैया। जबकि सही अर्थ हो जाएगा इसका, सही मतलब आपका जो जोड़ा होगा वो होगा कि दोनों, दोनों और निडर। ठीक है, दोनों और निडर यही होना चाहिए था, तो भैया ये आगे पीछे हो गया। जबकि ये इसका सही होगा बच्चों ये चीज, दोनों और निडर। ध्यान देना, अगर अभय आगे होता तब ये वाला विकल्प सही होता, अभय और उभय होता, बट उभय अभय दिया है। ठीक है, तो ये वाला विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन, अपेक्षा उपेक्षा, तो विकल्प दिया गया है तुला और निरादर, तुलना और बुराई, तुलना में और अवहेलना, चाह और बुराई। तो भैया अपेक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे इनकी अपेक्षा, ठीक, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा सुंदर है। अपेक्षा मतलब की तुलना में, की तुलना में या तुलना में। उपेक्षा का मतलब होता है किसी चीज की भैया अवहेलना करना, बुराई करना। तो भैया तुलना में और अवहेलना कहाँ है, सी में, का सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये इसका सही विकल्प होगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, इसमें भी भैया आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। किसी एक का कहेगा, किसी एक के कहेगा 2 अर्थ लिखो, किसी एक के 2 अर्थ, मिल जाएंगे पूरे 2 नंबर। श्रुति का मतलब क्या होता है भैया, तो श्रुति का मतलब होता है, अब ध्यान देना, तो श्रुति का होता है भैया कान, और श्रुति का होता है वेद। ठीक है, कान हो गया, वेद हो गया। ठीक, अगला है अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है भैया, आकाश होता है, और एक अंबर का मतलब होता है भैया वस्त्र अर्थात कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कर, कर का मतलब होता है हाथ, कर होता है भैया हाथ, क्या लिख रहे हैं, हार लिख रहे हैं, हाथ हो जाता है। और एक कर का मतलब होता है भैया इसका हाथी भी होता है। ठीक है, और एक कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है कनक, कनक क्या होता है, तो कनक एक होता है भैया, कनक का मतलब सोना, और एक कनक मतलब धतूरा। पढ़ा है ना कि कनक कनक तय मतलब 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बौराय जग व पाए बौराय। ठीक है, तो सोना धतूरा। ठीक है, आई बात समझ में भैया। तो ये आपके अनेकार्थी इस तरह से पूछेंगे, लेकिन आपके फायदे भाई, आपका फायदा ये है कि वहां पर 3 देगा, 3 में किसी एक के 2 अर्थ लिखना, भले आपको 3 याद हो लेकिन 2 ही अर्थ लिखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो अगला क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर का। इसमें कहेगा, इसमें भी भैया आपका 2 देगा। ठीक है, और दोनों को करना होगा 1-1 नंबर का क्वेश्चन। जैसे पहला है कि पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा, विकल्प है प्यासा, तृषित, पिपासा, पिपासु। तो भैया पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं बच्चों, पिपासु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे जानने की इच्छा रखने वाला पूछता तो जिज्ञासु हो जाता। अगला है कि जो वंदना करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, वंदनीय, पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय। तो भैया जो वंदना करने योग्य हो भैया उसको अपन वंदनीय कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, वंदनीय कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वाक्यों में त्रुटि। अब ये आपको त्रुटि छांटना होगा, यहां पर भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन, और 4 देगा, किसी 2 को शुद्ध करना होगा। ठीक, जैसे दिया है आपका एक फूल की माला लाओ, तो इसको शुद्ध करना है। तो भैया एक फूल की माला थोड़ी ना बनती है, तो यहां पे लिखेंगे कि भैया फूल की एक माला लाओ, एक माला लाओ। नेक्स्ट, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। भाई शुद्ध गाय, गाय शुद्ध ही होती है, अशुद्ध थोड़ी ना होती है। तो इसका सही होगा कि यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। भैया शुद्ध अशुद्ध दूध की बात होगी, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, अगला, रोगी का प्राण निकल गया। तो भैया निकल गया नहीं होगा, क्योंकि प्राण अपने आप में बहुवचन होता है। तो यहां लिखेंगे कि रोगी के प्राण निकल गए।
निकल गए। और अगला है इन बातों से तेरे को क्या लेना, है ना, ये तो एकदम गुंडा और मवाली वाली लैंग्वेज हो गई। तो क्या हो जाएगा, इन बातों से तुम्हें या तुमको, तुम्हें क्या लेना, क्या लेना देना, ठीक है, क्या लेना देना, ठीक। बस इस तरीके से भैया आपका शुद्ध करने वाला दिया रहेगा, तो आप विभक्ति मतलब ये कारक लिंग वचन संबंधित रहेगा तो आपको शुद्ध कर लेना है, ठीक। चलिए, तो हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एक में आपके संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश अर्थात जो श्लोक भी है वो और संस्कृत गद्यांश दोनों को अलग से देख लेंगे, ठीक। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं एक ही वीडियो में निपटा देंगे, डोंट वरी। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्यारे रसगुल्लों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है, क्योंकि अपने यूट्यूब की जो फैमिली है ना वो 1 मिलियन से बस एक ही कदम दूर है। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।